हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज इस लेक्चर के अंदर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है क्रेडिटर लेजर एसेसमेंट अकाउंट कैसे बनाएं। देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई क्रेडिटर लेजर एसेसमेंट अकाउंट बनाने का। मैंने आपको फॉर्मेट ऊपर बता दिया था, उसको फिलअप करेंगे। मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इन जर्नल लेजर, इन जनरल लेजर, तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर लेजर एसेसमेंट अकाउंट। अब डेटर लेजर नहीं, भूल जाओ उसको, क्रेडिटर लेजर एसेसमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एसेसमेंट अकाउंट। अब जनरल लेजर मुझे कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है भाई। और और सेम प्रोसीजर है। जनरल लेजर में क्रेडिटर लेजर, क्रेडिटर लेजर में इन क्रेडिटर लेजर। इन क्रेडिटर लेजर क्या बनेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर लेजर में क्या बनेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आप खुद करोगे, वही कॉपी पेस्ट। बट शुरुआती कैसे होगा? अब मुझे बताओ, क्रेडिटर की शुरुआत कहां से हो सकती है? क्रेडिटर की शुरुआत बाय बैलेंस शीट बीडी से होती है। क्यों होती है बाय बैलेंस शीट से? क्योंकि हमें क्रेडिटर को पैसा देना होता है, पैसे देने होते हैं। पर कभी कभी केस ऐसा होता है कि पैसे लेने भी होते हैं, मैंने बताया था आपको। टू बैलेंस बीडी क्या आएगा? पैसे लेने भी होता है, कभी कभी होता है, रेयर केस है, रेयर केस है, कभी कभी। चलो जी, ये तो हो गया आपके पास बैलेंसेस डाल दिए दोनों के दोनों, अगर होते हैं तो। वरना आपको मैक्सिमम बैलेंस ये वाला ही मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि हम हमेशा क्रेडिटर को पैसे देते हैं, बहुत कम चांस होता है कि क्रेडिटर से पैसा लेना हो। कोई क्रेडिटर से पैसा एडवांस एक्सिस पैसा पे कर चुका है तो वो लेना है। अब देखो, क्रेडिटर लेजर बना रहा हूँ, तो क्रेडिटर लेजर में क्या नाम आएगा? इन जनरल लेजर, क्रेडिटर लेजर में क्या आएगा? जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले देंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक मिनट जल्दी नहीं लगे, ठीक। जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर जनरल लेजर में क्या आएगा? सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी सीडी। अब ये जो बैलेंस बीडी है, ये वाला जो बैलेंस बीडी है वो यहाँ पर आएगा, और वाला जो बैलेंस बीडी है वो यहाँ आएगा। वो जो बैलेंस बीडी है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ डालते थे बाय बैलेंस बीडी, मतलब ये वो पैसा जो लेना है, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग हुई है। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और ये जो पैसा है वो देना है। इसके बाद जनरल लेजर में क्या वर्ड यूज करेंगे? अब क्योंकि क्रेडिटर लेजर बनाया तो इन क्रेडिटर लेजर है ना, तो क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर, तो जनरल लेजर में हट जो है क्रेडिटर लेजर। सर कैसे पता चलेगा यहाँ क्या लिखा? यह देख लेना आप। अगर ये क्रेडिटर है तो यहाँ पर क्रेडिटर ही आएगा, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हेडिंग डालने के बाद अब एक एक करके ट्रांजेक्शन करते हैं और ओवर अकाउंटिंग। ये आपने बना लिया था पहले, अकाउंटिंग इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखो पीछे आपने बनाया होगा, यहां मैंने लिखा होगा ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिड्यूस द कैपिटल, जो कि कैपिटल को रिड्यूस कर दो उसको डेबिट करेंगे, और वो ट्रांजेक्शन जो कैपिटल को इंक्रीज कर दो क्रेडिट करेंगे। ऐसे लिखा था यहाँ पर, बस वाले में खाली छोड़ा तो देख भर लेना आप। अकाउंटिंग एंट्रीज यूजर एंट्री होती है और सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री होती है, दोनों सीखते हैं। पहली ऑन क्रेडिट परचेज, अगर मैं उधार पे सामान खरीदता हूँ, 8 एंट्री है, 8 8 समझते हैं कौन सा खत्म। ट्रांसफर वाला कौन सा पहले सिखा दिया था मैंने आपको, ट्रांसफर वाला कौन सा पहले डिस्कस कर लिया था। बैलेंस शीट बीसीडी वाला मैं कौन सा पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बस 8 एंट्री में यूजर एंट्री करेंगे और सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री, यूजर एंट्री और सेल्फ बैलेंसिंग। बताओ, जब मैं उधार पे सामान खरीदूंगा, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिटर। अब मुझे बताओ परचेज किस में जाएगा? जनरल लेजर में जाएगा। परचेज किस में जाएगा? जनरल लेजर। और क्रेडिटर किस में जाएगा? क्रेडिटर किस में जाएगा? आपके पास डेटर लेजर, सॉरी सॉरी क्रेडिटर जाएगा, क्रेडिटर लेजर, क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिटर लेजर में। तो बस एंट्री कैसे पास होती है? जनरल लेजर में जाएगा ना, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
क्लियर है नहीं है? बड़ी सिंपल है। आ जाओ अगली एंट्री देखते हैं। भाई ये तो करना, अच्छा अब इसको डाल दूं। अब मुझे बताओ कि क्रेडिटर क्या हो गया, बढ़ गया किसकी वजह से, परचेज करने की वजह से। तो क्रेडिटर लेजर असेसमेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट किसकी वजह से, जनरल लेजर असेसमेंट। क्रेडिटर लेजर असेसमेंट अकाउंट क्या होगा दोस्त, क्रेडिटर लेजर असेसमेंट अकाउंट हो गया, क्रेडिट किसकी वजह से, जनरल लेजर असेसमेंट अकाउंट की वजह से। और रीजन क्या था, क्रेडिट परचेज। यार मैं अगर नहीं बताऊंगा आप तब भी कर जाओगे, नहीं बताऊंगा तब भी कर जाओगे, क्योंकि लॉजिक है, बिना एंट्री के पास कर जाओगे यार। क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सर बढ़ जाएंगे। बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट, क्योंकि क्रेडिट होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं, कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट से बढ़ेंगे, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो उधार पे जब मैं माल खरीदूंगा जब जब क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, इसलिए क्रेडिट करा। पहली एंट्री समझ आ गई। दूसरी एंट्री क्या है भाई, दूसरी एंट्री आपके पास कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर। अगर मैं अपने क्रेडिटर को कैश पे करता हूं तो मतलब क्रेडिटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सर कम हो जाएंगे। पहले यूजुअल एंट्री बताओ क्या होगी, क्रेडिटर को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और टू 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 कैश अकाउंट में चले जाएगा। अब ये बताओ डेबिट तो कर दिया, अब बताओ ये किस में जाएगा, ये बोलेगा सर ये जाएगा क्रेडिटर लेजर अकाउंट में, और ये किस में जाएगा, सर जनरल लेजर में जाएगा। तो मैंने कहा क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, इस बार डेबिट हो जाएगा, और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। अब बताओ क्रेडिटर लेजर क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, जनरल लेजर की वजह से। क्रेडिटर लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिटर लेजर, ये रहा क्रेडिटर लेजर क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, जनरल लेजर एडजस्टमेंट की वजह से। ठीक है, और हेडिंग में क्या डालनी है, रीजन क्या था, कैश पे। रीजन क्या था दोस्तों, कैश पे करा इस वजह से। आया समझ में नहीं आया, तो क्लियर है। तीसरा तीसरा एंट्री बता दो सर, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। एक क्रेडिटर था जिसको पैसे दे रहा था, उसने कहा भाई जा आपको डिस्काउंट देते हैं हम, मैंने कहा ठीक है थैंक यू वेरी मच। तो उस क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, जब क्रेडिटर डिस्काउंट देंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा दोस्त, कम हो जाएगा। डिस्काउंट देने से आपको क्रेडिटर को पैसा कम दूंगा ना, जब मैं क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देगा तो उसको मैं पैसा कम दूंगा ना। मुझे उसको पैसे नहीं दे 10,000 रुपए, कह रहा है भाई तो 500 रुपए के लिए छूट 9,500 दे, तो 500 नहीं दे रहा, 500 से क्रेडिटर कम हो गए। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम आनी जाएगी, इसने क्रेडिट कर दिया, और ये आएगा जनरल लेजर में। एंट्री क्या होगी, यही होगी, डू कर दो। क्यों, क्रेडिटर लेजर असेसमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर असेसमेंट अकाउंट। आया समझ में। और उसको सपोज करेंगे तो मतलब डिस्काउंट मिलने से क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए तो कहाँ डाल देंगे, डेबिट साइड पर, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में डाल देंगे। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज सिंपल है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन डेटर कर आए तो क्रेडिटर की कौन सा आपको क्या करना है इसमें, क्रेडिटर का ये देखना है क्रेडिटर किससे बढ़ रहा है किससे कम हो रहा है। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करूंगा, घटाने के लिए डेबिट कर देंगे। 4 बिल एक्सेप्टेड। अब की बार मेरे बीआर आएगा बीपी आएगा, मैं क्रेडिटर हूं मुझे पेमेंट करनी है तो मेरे पास क्या आएगा, बीपी आएगा, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है तो वो बंदा मुझे बीआर इशू करेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करके उसको बुला दूंगा, उसके बाद बीआर चले जाएगा, मेरे बीपी आएगा, तो मुझे बिल का पेमेंट करना होगा। पर जैसे ही मैंने बिल एक्सेप्ट करूंगा, जैसे ही बिल एक्सेप्ट करूंगा तो पहले एंट्री क्या पास करता हूं बताओ, बिल एक्सेप्ट करनी। पहले एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू ए को अपना क्रेडिटर बना लेता हूं और परचेज कर लेता हूं। फिर जैसे ही बिल एक्सेप्ट करता हूं तो ए जो क्रेडिटर होता है उसको कैंसिल कर देता हूं, एक क्रेडिटर डेबिट करके कैंसिल कर देता हूं और बीपी की नई लायबिलिटी जनरेट कर लेता हूं, यही होती है। तो जब भी बीपी एक्सेप्ट करता है क्रेडिटर, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, तो दो क्या आते हैं डेटा भूल जाओ, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि जब भी बीपी एक्सेप्ट करेगा क्रेडिटर, मैं हम क्रेडिटर है, हम क्या है क्रेडिटर, हमारे को बीपी आएगा तो क्रेडिटर हम कैंसिल कर देते थे और बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर देते थे। ठीक है, तो एंट्री के पास होगी बताना जरा, एंट्री होगी सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को कर देंगे खत्म, बीपी एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा और टू बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर देंगे। क्रेडिटर क्या आएगा, क्रेडिटर लेजर में जाएगा और बीपी में आएगा जनरल लेजर में जाएगा, और ये कर दूंगा डू मतलब सेम एंट्री जो ऊपर है वो नीचे कर दो, डू मतलब करो कहां से, जो ऊपर की नीचे, सीएल टू डीएल, जीएल यहाँ पर सीएल टू जीएल आ गई। क्लियर है नहीं है, असर एक आ जाएगा, इससे क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए, सब कम हो गए, कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, यहाँ लिखूंगा बीपी एक्सेप्टेड, और जब मैं बीपी एक्सेप्ट कर लूंगा तो बीपी लायबिलिटी बन जाएगी, फिर क्रेडिटर लायबिलिटी नहीं रहेगी। फिफ्थ एंट्री परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटपुट भी कह सकते हैं इसको, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। क्या होगी एंट्री, परचेज रिटर्न से क्रेडिटर कम हो जाएंगी, हमने क्रेडिटर से 10,000 का मान लिया, मैंने कहा 2,000 का माल वापसी ले ले भाई, तो 2,000 से अपना क्रेडिटर कम कर दूंगा। तो ये बताओ क्या है
एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और ये किस में जाएगा, ये सीएल के अंदर जाएगा, इसमें जाएगा, ये जीएल के अंदर जाएगा। तो ये क्या होगा, डू हो जाएगा, डू क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीएल क्रेडिटर लेटर एसेट अकाउंट टू जनरल लेटर, यही तो पकड़ा था, जो पकड़ा होता है। अच्छा बताओ, परचेज रिटर्न करने से क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए, सब कम हो गए, क्रेडिटर कम हुए, कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो साथ साथ फिलअप कर रहे हो, नहीं कर रहे, एंट्री पास करनी है आपको बस, और साथ में वहां फिलअप करना जाकर पीछे पढ़ने है। अब जो ये बीपी इशू करा था यार, ये जो बीपी था, अभी हो गया डिसऑनर, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा सर बिल इशू कर लो, मैं बीपी के पैसे दूंगा, ईमानदार हूँ, पैसे दूंगा, और जैसे बिल पेमेंट करने का टाइम है मैं भाग गया, मैंने पैसे दिए नहीं, अब वो बिल डिसऑनर हो गया। अब वो क्या कहेगा, सर कुछ, मैंने कहा सर कुछ टेक्निकल वजह से बिल डिसऑनर हुआ है, ऐसे नहीं हुआ, क्यों सर, क्या है टेक्निकल इशू? मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े थे जो आपको दे रहे थे, मेरे अकाउंट से कटते, गलती से बैंक वाले ने एक बार चार्ज कर लिया, अब उसमें हो गए 49,999 रुपए। अब 50,000 के ट्रांजेक्शन में 49,999 हम कर नहीं सकते। अगर आप किसी को चेक इशू करते हो 50,000 रुपए का, और आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया कम रहता है 50,000 से, तब चेक बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसे बिल के सर मेरी गलती नहीं है, ऐसे कर लूंगा, दोबारा दोबारा क्या कर लो, आप मुझे क्रेडिटर बना लो, ठीक है, फॉर बिल डिसऑर्डर। अगर मेरा बिल डिसऑर्डर हो जाएगा, तो वो मुझे डेटर बना लेगा, मैं उसको क्रेडिटर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर बिल बनाया था, जो ऊपर नया बिल जनरेट एक्सेप्ट करा था, तो क्रेडिटर खत्म कर देता है, बिल अब कोई काम का नहीं है, बिल तो डिसऑर्डर हो गया, तो बिल को दोबारा खत्म कर दूंगा, बीपी को कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल करके मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और मैं दोबारा क्रेडिटर वाली की लायबिलिटी को खत्म कर दूंगा। जब भी डिसऑर्डर होता है ना, अपोजिट एंट्री पास होती है दोस्तों, कि बीपी को जो नई लायबिलिटी बनाई थी, इस नई लायबिलिटी पर मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर के अंदर यूज होगा। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको पहले पढ़िए। बीपी बीपी दोस्तों क्या हुआ, क्रेडिट लायबिलिटी है, इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि अभी कोई चीज की लायबिलिटी और नई लायबिलिटी जन करूंगा, क्रेडिटर नाम दी, क्योंकि इससे खत्म करा था। तो जब बीपी रिसेप्ट करा था तो क्रेडिटर को खत्म कर देता, आज बीपी डिसऑर्डर हो रहा है तो क्रेडिटर को दोबारा क्रिएट कर लो और बीपी को खत्म कर दो। तो जब बिल डिसऑर्डर होता है तो क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने बिल एक्सेप्ट पे क्रेडिटर को कम करा था, वही बिल डिसऑर्डर हो गया, तो बिल वी आर डिसऑर्डर पर क्रेडिटर वापसी बढ़ जाएगा, ठीक है। 790 पास करते हैं। और इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज बाय द, और इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज्ड बाय क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर ने हमने लेट पेमेंट करी या हमने इस टाइम पे पेमेंट करी, तो इंटरेस्ट और चार्जेस काटे क्रेडिटर ने, और जब क्रेडिटर इंटरेस्ट लेगा तो आप कहेगा क्रेडिटर, मैंने कहा मेरे को सुनना, आप क्रेडिटर हो, मैं कह रहा हूं, मेरे लिए आप क्रेडिटर हो और आपके लिए मैं डेटर हूं, आपको मुझसे पैसा लेना है, मुझे आपको पैसा देना है। मुझे आपको पैसा देना था 10,000 रुपए, आपने कहा था सर इस महीने के अंदर पैसा देना है, तो 10% का इंटरेस्ट ला रहा हूँ आपके ऊपर, चार्ज लगेंगे। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा, पर मैंने 1 महीना बीत गया, मैं दे नहीं पाया, तो उसने 10% का चार्ज लगा, मतलब 1,000 रुपए। तो अब मैं उसको कितने दूंगा, 10,000 या 11,000? सर अब आप उसको 11,000 रुपए दोगे, क्यों? क्योंकि 10,000 तो वो दोगे प्रिंसिपल अमाउंट, और 1,000 का जो इंटरेस्ट लगा वो दोगे, उसका मतलब क्रेडिटर बढ़ गए या कम हो गए, 10 से 11 हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए, तो मतलब इंटरेस्ट और चार्जेस अगर क्रेडिटर लेता है तो उससे मेरे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, मुझे और पैसा देना होगा, ठीक। तो क्रेडिटर बढ़ने की वजह क्या होगा, तो मैं 2 क्रेडिटर को कनेक्ट कर दूंगा, और इंटरेस्ट और चार्जेस मिलने क्या हो जाएगा, खर्चा है, फिर इंटरेस्ट या फिर चार्जेस मिलने क्या हो जाएगा, खर्चा है, फिर लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा, उससे लॉस बढ़ गया, तो कहा जाएगा जर्नल लेजर में, और ये कहा जाएगा क्रेडिटर लेजर में। तो एंट्री के बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तो कर लोगे क्रेडिटर लेजर में, और सेम एंट्री यहाँ ये भी जनरल लेजर में जाएगा और ये क्रेडिटर लेजर में, तो एंट्री क्या होगी, जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्रेडिटर, हो गया खत्म, साथ ही एंट्री। अब बताओ अगर मैं कह देता हूँ इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ तो इससे क्रेडिटर बढ़ जाते थे, यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट चार्ज, यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट या फिर चार्जेस, और जब इसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल आएगा, और यहाँ पे आएगा टोटल आएगा, और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस ईडी, और यहाँ ले लेंगे बाय बैलेंस बीडी, और दोस्तों ये और ये अमाउंट सेम आएंगे, और यहाँ लेंगे टू बैलेंस सीडी, उस वाले जो ऊपर बैलेंस था ना, क्या यहाँ बैलेंस का यहाँ अमाउंट आएगा, और ले देंगे बाय बैलेंस बीडी, मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम। अब आपका काम है कि यहाँ से यहाँ पर सारी एंट्री पास करो,
और यहाँ से यहाँ पर सारी एंट्री पाते हैं, डेटाबेस का भी खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। क्लियर? एंट्री पता नहीं 7-8 एंट्री बना दी मैंने, वो बता दी है। अगर कोई और एंट्री आती है तो मैं वो चेक करूँगा, ठीक है? बाकी वही देख लेंगे। बाकी अब मुझे लगता नहीं कोई और एंट्री आएगी, ये इनफ एंट्री होगी। बैलेंस बीडी सीडी सब निकालना है इसमें बैलेंस बीडी सीडी सब निकालना है तो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना है। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ उसके बाद हम चलेंगे सीधा जंप मारेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पर जंप मारेंगे और आज की क्लास में अगर ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो सफल है आज की क्लास। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बच जाएगा एक्सरसाइज का। नहीं 2 कैसे बच जाएगा, एक करा दी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है तो मैंने कहा एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन करेंगे और साथ में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और ये होगा जनरल क्वेश्चन जिसके अंदर डाटा लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों आएंगे। तो ये अभी एक ही क्लास करनी है सारी इसमें करूँगा या दोनों एक क्लास में करा दूंगा, खत्म हो गया सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। 2 क्लास और आज अगर ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो अगली क्लास और बस अगली क्लास में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर खत्म। उसके बाद स्कैनर में क्या करूंगा, स्कैनर आपको हैंड टू हैंड करने हैं, आपको उसी वक्त करने हैं इसी टाइम चैप्टर के एंड में स्कैनर हो जाए तो हो जाए। मैं आपको स्कैनर कैसे कराऊंगा सुन लो एक बार। स्कैनर कराने का तरीका जो होगा मेरा, मैं आपको स्कैनर के सामने उसका आंसर सामने देखा दूंगा, स्कैनर क्वेश्चन उसके सामने आंसर, और वो मैं वही बताता हुआ चलूंगा, अलग से नोटिंग नहीं कराऊंगा यहाँ, क्योंकि मुझे एक ही क्लास के अंदर सारे स्कैनर खत्म कराने बिल्कुल 5-6 टर्म के। तो जितने भी और हर बार में आया है पेपर में, तो हर टर्म के पेपर के टर्म में आया है तो कुछ पेपर तो टर्म में तो मैच करेगा, क्वेश्चन से मैच करेगा। जो भी मैंने क्वेश्चन कराया तो वहां तो ये तो मैच हो गया, और जो मैच नहीं हुआ तो वही मैं डेलीवेट कर दूंगा, हमें वापस बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्कैनर करना एंड में, और स्कैनर क्यों करते हैं, क्योंकि पता चल जाए कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा आता है, कैसे में कौन कौन से पेपर आसान कैसा आता है या मुश्किल आते हैं। तो जब मैं आपको वही दिखाऊंगा, मैं इसके लिए नोटिंग नहीं करूंगा मैं स्कैनर के लिए, क्योंकि इतना सारा नोट करने का मतलब ये है कि मेरे को 3-4 क्लास और लगाना है उसको। ये 5 स्कैनर अगर एक क्लास में 2 क्वेश्चन होता तो कम से कम 3 क्लास लग जाएगी इसको। इससे अच्छा एक ही क्लास में कराऊंगा, उसी में आपको बता दूंगा, क्योंकि सिंपल तो है, इतना सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखो प्रैक्टिस करना आपका काम है, मैं तो आपको कौन सा बता दूंगा, प्रैक्टिस आपका काम है, ठीक है ना। अब आप कितने उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऐसे सीख रहे हो तो वो आपका गलत काम, वो आपका गलत है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको लिख कर करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बता दूंगा पर आपको लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। स्कैनर हाथ क्या करेंगे सर, हर चैप्टर के एंड में स्कैनर हाथ क्या होंगे। प्रिपेयर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इट विल अपीयर इन द जनरल लेजर एंड जनरल लेजर अकाउंट इट विल अपीयर इन द क्रेडिटर लेजर। तो आप बनाओगे जनरल लेजर। इस एक तो मेरी छूट गई थी कि मुझे ये नहीं बनाना पड़ेगा। आप ऐसा समझ में आ गया ना, क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है तो मैं बनाऊंगा सिर्फ क्रेडिटर लेजर अकाउंट जनरल लेजर एंड नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन जर्नल लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ डेट गिवन है कि नहीं, डेट तो गिवन नहीं है, तो वैसे निकाल लेते हैं। डेट को गलत बनाई दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्मेट तो पूरा बनाए भाई। ऐसे ही बनता है जब बिना हाथ से बनाए थे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और जब आप उसका स्कैनर देखोगे ना, स्कैनर जब आप उसका स्कैनर देखोगे आप कहोगे सर ये तो वही स्टडी मैथ के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी। तो मजा ही आ जाएगा सर, इस क्वेश्चन को करना में छोड़ेंगे नहीं हम ऐसे। 8 नंबर में यहाँ पर आपको पक्के कर दूंगा स्कैन करा के। और स्कैनर और स्टडी मैट के अलावा कुछ और कुछ नहीं करना, ना वर्कबुक करनी है ना कुछ करना है। स्कैनर स्टडी मैट इज इनफ फॉर अस। स्कैनर और स्टडी मैट कर लिया ना, आपका पक्का आपके एग्जाम्पशन से ऊपर ही नंबर आएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर आएंगे, 60 प्लस आएंगे। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो 80-90 भी आ जाएंगे भाई। ये तो है, प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि कंटेंट का सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर इकट्ठा चीजें है, जिसकी अकाउंटेंसी अच्छी है, जो मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो कर सकता है। ठीक, ध्यान देना। सेंट्री क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्रेडिट में आएगा। तो हमेशा बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब बीडी वाला, और मैं यहाँ पे बीडी वाला लिखूंगा, तो डेबिट साइड पे डेबिट बैलेंस लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस लिखूंगा। समझ लो, बैलेंस का मतलब बीडी वाला होता है, तभी बोलते हैं बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी। तो मतलब क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है, मतलब ये बताओ ये कौन सा बैलेंस है, ये बीडी, ये क्रेडिट बैलेंस ही है क्योंकि बीडी है। अगर यहाँ लिखा होता ना बाय बैलेंस सीडी, तो ये डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि बीडी यहाँ बनता है इसका। बीडी वाला देखते हैं कि कौन सा बीडी इस साइड है। अगर बीडी ब्रॉड डाउन इस साइड है तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। अगर ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, ब्रॉड डाउन को देखा था, क्रेडिट डाउन को नहीं। बता दो सर कितना है, 10,000 और 1,000। मैंने कहा ज्यादा होता है हमेशा क्या पेमेंट करना,
और ये क्या होगा हमेशा कम होगा। बहुत रेयर चांस होता है ना कि हमें क्रेडिटर से पैसा लेना होगा, मेनली हमेशा क्रेडिटर को पैसा देना होता है। और अगर क्रेडिटर लेजर ओपन करा तो क्या हेडिंग लगेगी, टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर लगेगा बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको पूरा लिखना ही पेपर में, अभी तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, बट पेपर में पूरा लिखना आपको, ऐसे चलेगी शॉर्ट फॉर्म, कोई शॉर्ट फॉर्म देगी क्वेश्चन। अब मुझे बताइए क्या करके पढ़ते हैं। कहता है परचेज करा है हमने 50,000 रुपए का, जिसमें 10,000 रुपए कैश में दे दे, तो भाई कितने उधार पे कितने में देते, 40,000 रुपए में। अब बताओ जब मैं उधार पे खरीदता हूँ माल तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सर बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे उसको पैसा देना होगा। तो क्रेडिटर बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, यहाँ लिखते क्रेडिट परचेज, यहाँ लिखा सर मैंने क्रेडिट परचेज, दूसरे कैसे लिखते हैं क्रेडिट परचेज। 4,000 आएगा, 40,000 आएगा सर, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ नीचे मेरे को लिख दिया 50,000 में से 10,000 कैश वाला हटा दो, कैश मतलब क्रेडिटर बनते हैं, उधार से खरीदने क्रेडिटर बनते हैं। फिर क्या है रिटर्न आउटवर्ड हुआ है, मतलब मैंने रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर कम हो गए होंगे, यहाँ लिख दो रिटर्न आउटवर्ड। ये मैं आपको अभी अभी बताया मैंने आपको, परचेज रिटर्न से क्रेडिटर कम होता है 2,000 रुपए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कैश पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कैश पे कर दी, क्रेडिटर कम हो गए कैश पे। अब तो सिखाने की जरूरत है, लॉजिक देने की जरूरत तो नहीं है, क्यों आया यहाँ पर ये करना ही, तो क्लियर हो गया आपने। डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया तो हमें पैसे कम देना पड़ेगा, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो गए, डिस्काउंट अलाउ से क्रेडिटर कम हो जाते हैं। ये 7 ट्रांजेक्शन ऊपर लिखा है ना, ये ना करे इसके लिए 7 ट्रांजेक्शन के अलावा कोई ट्रांजेक्शन आनी नहीं आ रहा है ना, तो उसमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे आप, ये है आपको। और आप देखो आगे ना साथ ट्रेड डिस्काउंट कराया था बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट बचपन से सीखते आए, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इग्नोर इट। अगर नोट देना तो नीचे नोट देना, ट्रेड डिस्काउंट neither recorded in the books of account. BR endorsed to creditor, BR endorsed to creditor, इसको समझने की कोशिश करें, इसको BR endorsed to creditor, इससे क्रेडिटर कम हो जाते हैं। तो क्या होगा, एक पर्सन है A और ये मेरा क्रेडिटर है यहाँ, और ये हम है, ये हम है दोस्तों, ये हम है, ये हम है, ये मैं आपकी। अब ये मेरा कौन है, ये मेरा डेटर है, ये मेरा कौन है डेटर है, और ये मेरा कौन है क्रेडिटर। डेटर से मैंने डेटर को बिल इशू करा, बिल इशू करा, मैंने डेटर को बिल इशू करा, डेटर से बोला भाई डेटर ऐसा करो आपको मुझे पैसे देना, इसके बदले का बीआर साइन कर लो, इसने मुझे बीआर साइन करके मुझे बिल वापसी कर दिया, बीआर एक्सेप्ट करके इसने मुझे एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। ऐसे होता है बेटा, बिल पहले इशू करा जाता है, ए को दिया जाता है, डेटर को दिया जाता है, डेटर उसको एक्सेप्ट करता है, फिर रिटर्न हमें वापसी कर देता है। तो हमारे पास आ जाता है बीआर और इसके बाद आता है बीपी। अब ये बीआर मैंने अपने क्रेडिटर को बोला सर क्रेडिटर आपको कितने पैसे देने हैं, 10,000 रुपए, और ये बीआर भी 10,000 रुपए का है, तो सर ऐसे कर लो ये 10,000 कैश की जगह बीआर ले लो। तो मेरे पे जो बीआर पड़ा था वो बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया किसको, क्रेडिटर को। तो ये बीआर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, एंडोर्स कर दिया किसको दोस्तों, ये बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को। तो पता है क्या एंट्री पास होती है, जो बीआर मेरे पास आया था पहले मैं इसको, जब इससे मैंने बीआर लिया था सेंटर में क्या कर दी, बीआर अकाउंट डेबिट टू, ध्यान सुना, बीआर अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिट डेटर, ये करा डेटर को खत्म कर दिया। और जब बीआर को एंडोर्स करा इसको, तो अब मैं एंडोर्समेंट की एंट्री क्या करूंगा, मैं क्रेडिटर को अपने कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने आप पैसे की बीआर दे दिया, तो बीआर सेट कर लिया उसने, भाई मैंने कहा भाई 10,000 देने, ये लो बीआर 10,000 देगा, आप खत्म कर मेरा हिसाब किया, तो क्रेडिटर को खत्म कर दिया। और जो मेरे बीआर पड़ा था अब वो चले गया, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, मतलब बीपी क्या बीआर क्या कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एसेट एसेट है बीआर हमारे लिए, एसेट का आना डेबिट जाना क्रेडिट। और क्रेडिटर कौन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर मींस क्रेडिटर कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, क्रेडिटर, तो उसको डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। तो बताओ बीआर एंडोर्स करने से क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए, सब कम हो गए, आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो जो बीआर मुझे किसी से मिला वो बीआर मैंने क्रेडिटर को दे दिया, और जैसे मैंने बीआर क्रेडिटर को दिया, बीआर और क्रेडिटर की लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई, तो क्रेडिटर कम बीआर गया, एंट्री होगी क्रेडिटर टू बीआर। यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, एंडोर्स करने से बीआर एंडोर्स करने से क्रेडिटर कम हो जाते हैं। और कितने का एंडोर्स करा बिल, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का बिल एंडोर्स कर दिया। इसके बाद कह रहा बीपी इशू ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने बीपी इशू करा, बीपी इशू मतलब कि क्रेडिटर ने मुझे मेरे पे बिल बनाया, मैंने उसको एक्सेप्ट करा, वापसी दे दिया, मैं क्रेडिटर हूँ, क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है, वापसी देता है, और रिटर्न करके क्या करता है, उसके बाद बीआर आ जाता है, क्रेडिटर का बिल भी आ जाता है। तो जब भी बीपी इशू करते हैं, जब भी बिल पेबल इशू होता है, बिल पेबल मतलब जब भी बिल अभी कराइए, जस्ट अभी कराइए,
बीपी इशू करने के टाइम पे क्रेडिटर को कम करा जाता है, जैसे बीआर इशू करने के टाइम पे क्रेडिटर को कम करा जाता है, ऐसे बीपी आने पे तो बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर देता हूँ, क्रेडिटर वाली लायबिलिटी खत्म कर देते हैं। तो बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड। एक तो हो गया एंडोर्समेंट, एक हो गया एक्सेप्टेड। ठीक है, कितने का बीआर एक्सेप्ट करा? 4000 रुपए का बीपी एक्सेप्ट कर लिया। और देखो जब मैं बीपी एक्सेप्ट करा तो उससे नीचे मैंने डिसऑनर की एंट्री बताई थी, अगर बीपी से क्रेडिटर कम करे तो डिसऑनर से वापसी क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर बराबर 2000 रुपए का डिसऑनर दिवा देगी, बढ़ा दो। बीपी डिसऑनर कितने का? 1000 का, सॉरी 2000 रुपए का बीपी डिसऑनर होता है, 2000 रुपए का। क्या है बीपी रिन्यूड? अगर आपने बिल ऑफ चैप्टर नहीं पढ़ा, नहीं क्वेश्चन होगा आपको। अगर ध्यान सुनना, अगर आपने बिल ऑफ चैप्टर पढ़ा तो वहां मैंने पढ़ाया होगा रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट। रिन्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है देखो हम मैं हूं मान लो ये हमें, ठीक है, ये एक पर्सन है क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर ने मेरे को क्रेडिटर को पैसे देने थे, मुझे 20,000 रुपए देने थे, और मैंने बीपी ले लिया। मैंने क्या ले लिया? बीपी ले लिया। और मैंने क्या ले लिया? इसके पास क्या आया? बीआर आ गया, क्योंकि मुझे बिल का पेमेंट करना था। और बीपी की टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड जो था पैसे देने का वो 2 महीने। 2 महीने बाद मुझे इस क्रेडिटर को पैसे देने थे। मैं हूँ ये मैं, ठीक है, मैं मीन्स आप भी, ये क्रेडिटर है। अब ध्यान सुनना, 2 महीने एक्सपायर हो गए। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, जैसे ही 2 महीने एक्सपायर हुए तो ये जो बीपी वाला था, ये जो मैं हूं, जो मैं गया एक बार इसके पास क्रेडिटर के पास, और क्रेडिटर के पास जाकर मैंने कहा क्रेडिटर साहब, क्रेडिटर भाई, मैंने कहा हाँ बताओ पैसे देने आया हो? मैंने कहा सर नहीं पैसे देने नहीं आया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आप ऐसा करो, ये जो बिल का टाइम पीरियड है ना, इसको बढ़ाकर मुझे 1 महीना और दे दो, 1 महीना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दो। टाइम पीरियड क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसने रिक्वेस्ट करी और वो इसकी रिक्वेस्ट मान गया, पर एक कंडीशन में कह रहा देखो टाइम पीरियड एक्सटेंड तो कर दूंगा, पर उस महीने का मैं 10% से इंटरेस्ट दे दूंगा, 10% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, इंटरेस्ट लूंगा भाई, 10% इंटरेस्ट लूंगा फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ओनली, एक्सटेंडेड पीरियड ओनली, एक्सटेंडेड पीरियड ओनली। भाई ये एग्जांपल बता लेना उसका बिल रिन्यूअल का, अगर आपको नहीं आता तो अपने हिसाब से लाना, अगर आपको आता है तो मत बताना, अगर नहीं आता तो आ जाए बिल रिन्यूअल का एग्जांपल। तो ये क्या हो गया दोस्तों? बिल को रिन्यू करा लिया, बिल को रिन्यू करा लिया, 1 महीना और बढ़वा लिया। अब इस केस के अंदर क्या होता है? 3 एंट्री पास होती है। पहली होती है ओल्ड बिल कैंसिलेशन, ओल्ड बिल कैंसिल की एंट्री पास होती है। क्या होगी? बीआरबी क्या हो रहा होगा? ओल्ड बिल कैंसिल की होगी, तो मैं बीपी, मेरा बिल है बीपी है, तो बीपी मेरा क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मैं कहूंगा बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू, और दोबारा लायबिलिटी जनरेट करूंगा, क्रेडिटर को दोबारा बना लूंगा। ठीक है, क्रेडिटर को दोबारा लायबिलिटी बना लूंगा, कितने से? कितने से सर? वही 20,000 रुपए से, 20,000 से दोबारा लायबिलिटी बना लूंगा। ठीक है सर, पहले ओल्ड बिल कैंसिल होगा, फिर होगा इंटरेस्ट चार्ज। अब जब इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दोस्त, तो इंटरेस्ट चार्ज के अंदर क्या एंट्री होगी? मैं कहूंगा इंटरेस्ट चार्ज करने पे इंटरेस्ट मेरे लिए, मैं कहूंगा इंटरेस्ट मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सुनना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? आपने, आप, मेरे का मतलब, मैं का मतलब आप भी हो, आप मतलब मी, मतलब आपने भी मी लिखा होगा, तो आप भी हो मी का मतलब, मैंने मतलब आपने, दोनों ने मिलकर मतलब हमने क्या करा? इंटरेस्ट पे करना है। क्योंकि हमने क्यों करना है? क्योंकि हमने बिल रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डाली, 1 महीना बढ़ बढ़ाने की। तो सबसे पहले जब बिल रिन्यू होता है, जो पुराना बिल होता है वो कैंसिल होता है, पहली एंट्री होती है। दूसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट चार्ज करने की, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगा मतलब क्रेडिटर हमसे पैसा लेगा इंटरेस्ट का, पर हम तो पैसा भी दे ही नहीं रहे, हम तो पहले 20,000 नहीं दे रहे, इंटरेस्ट कहां से देंगे? अगर क्वेश्चन बताए कि इंटरेस्ट भी पे हो चुका है तो ही पे करना, अदरवाइज इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग मानना है। क्वेश्चन अगर कहेगा कि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया तो भी मानना है, अदरवाइज इंटरेस्ट का क्वेश्चन साइलेंट इंटरेस्ट के बारे में, तो ये मान कर चलना है कि हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट पेबल हुआ है अभी। तो इंटरेस्ट मैंने क्या करा? इंटरेस्ट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और क्योंकि पे कर देता तो कैश क्रेडिट हो जाता, क्योंकि पे नहीं करा इसे फिर दोबारा क्रेडिटर को बढ़ा दिया, फिर दोबारा क्या करें? क्रेडिटर को बढ़ा दिया। अब ध्यान सुनना, 20,000 का 10% 1 महीने के लिए, 20,000 का 10% डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है? तो बहुत कम आ रहा है, मतलब ऐसा कर लेता हूँ, 12,000 कर देते हैं लोग। अरे छोड़ो यार, 16.667 आ रहा है,
1600 ये आ रहा है, ठीक है। 10% एक महीने का कैसे निकाला, ये आपको पहले से इवन होगा, नहीं इवन होगा तो 20,000 का 10% 1/12, क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा ना भाई, जितना रिन्यू कर रहा हूँ उतना का तो इंटरेस्ट लगाता है, एक तो पूरा साल का लगा देगा, बड़ा अजीब बात है भाई। बैंक से मैं 1 महीने के लिए लोन लूंगा तो बैंक 1 महीने पे तो इंटरेस्ट लगाएगा, तो वही बात तो यहाँ पर हो रही है। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और तीसरी एंट्री करेंगे फिर नया बिल बनाने की, न्यू बिल बनाने की एंट्री पास करेंगे, न्यू बिल बनाने। अब जरा ध्यान से सुनिए, न्यू बिल की एंट्री कैसे पास करेंगे। देखो पहले जो पुराना बिल था जब कैंसिल करता उससे क्रेडिटर बढ़ गए थे, देखो बढ़ गए नहीं बढ़ गए, हाँ बढ़ गए। फिर इंटरेस्ट चार्ज करा तो वो पैसा मिल गया तो उससे भी क्रेडिटर बढ़ गए। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और नया बिल एंट्री पास कर दी जाएगी न्यू बिल की। मर्ज करके क्या करवाया जाएगा, नई बिल की एंट्री पास कर दी जाएगी, कहेंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू, बीआर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी नया बिल बनाएंगे तो क्रेडिटर क्या बिल हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर कैंसिल कर देंगे। नया बिल जब बनाएंगे तो भाई बीपी जब भी बनाता हूं तो क्रेडिटर क्या होता है, जो मेरा क्रेडिटर को कैंसिल कर दूंगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब मैं नया बिल जनरेट हो गया और वो 20,000 की 21,667 से, 21,667 से। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, ये तो जस्ट एग्जांपल था, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ एग्जांपल यार, सर ये क्लियर हो गया, एग्जांपल मेरा क्लियर हो, ठीक है। क्या करते हैं तो पहले ओल्ड बिल कैंसिल करते हैं, तो जरा ध्यान देना। अब जब मैंने बिल रिन्यू कराया 1,000 रुपए का और इसमें मुझे इंटर रिन्यू पे 100 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ा दोस्त, 100 रुपए इंटरेस्ट देना। बिल रिन्यू कितने कराया 1,000 रुपए का, मतलब ये 100 रुपए अलग से है, इसका मतलब इसने पता क्या करा है, इसने पता क्या करा है, इसने ये करा है, इसने ये एंट्री पास नहीं करी। इसने नया बिल कितने का बनाया, इसने नया बिल बनाया है 20,000 रुपए का, नया बिल भी कितने का बनाया है, नया बिल तो 20,000 का बनाया है और इंटरेस्ट के लिए कोई बिल जनरेट नहीं करा, इंटरेस्ट क्या तो ऐसे पे कर दूंगा, इंटरेस्ट बिल के अंदर ऐड नहीं करा, मतलब इसने इंटरेस्ट अमाउंट बिल के अंदर ऐड नहीं करा। कैसे पता चला था मुझे, मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट अमाउंट नॉट एडेड, तो उसने बताया क्या एंट्री करी एज पर क्वेश्चन, नया बिल जनरेट करने की एंट्री हुई इसकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी 1,000 से और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड तो करी और उससे उनको बिल के अंदर अमाउंट के अंदर जोड़ा नहीं इंक्लूड करा, इंक्लूड नहीं करा। वो बताओ, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट चार्ज करने से क्रेडिटर बढ़ जाते कम जाते, सब बढ़ जाते हैं, और नया बिल बनाने से क्रेडिटर कम जाते हैं, और इंटरेस्ट को बिल के अंदर नहीं जोड़ा गया है। कैसे पता चला, अगर पता चलता तो 100 रुपए की जगह 1100 होता है यहाँ पर, यहाँ कहता है रिन्यूअल और कहता है रिन्यूअल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो ज्यादा कहता है और 1100 लिखता है यहाँ पर, इसलिए अलग अलग है। तो बिल जो रिन्यू करा गया है, बिल जो रिन्यू करा गया है वो दोस्तों कितना है 1,000 रुपए का, तो मतलब 1,000 रुपए से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। बिल रिन्यू करने का मतलब क्या है, मुझे क्रेडिटर को 1,000 रुपए देने थे, उसने 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया, मैंने इंटरेस्ट के लिए अलग से मैं दे दूंगा, इंटरेस्ट के लिए अलग से लायबिलिटी जनरेट होगी मेरी। पहले तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, इंटरेस्ट से मतलब क्या होता है, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट से क्या होगा दोस्त, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। देखना मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस। अगर कहता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटर के अंदर बीपी के अंदर इंक्लूड करता तो फिर इंटरेस्ट यहाँ नहीं, यहाँ लिखता बीपी, बीपी रिन्यूअल, और यहाँ लिख देता 1,100 रुपए, क्योंकि दोस्तों उसके लिए मैंने बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर दी ना, तो इंटरेस्ट के लिए अलग से लायबिलिटी क्यों जनरेट करूं, बीपी के लिए लायबिलिटी जनरेट कर दी, तो बीपी वाली लायबिलिटी पे जाएगा, बीपी वाला अकाउंट जब बनाऊंगा ना तो वहां लायबिलिटी दिखेगी, क्रेडिटर लायबिलिटी नहीं दिखेगी। बट क्या बोला इसने, रिन्यूअल का अलग लिया है, इंटरेस्ट अलग है, इंटरेस्ट तो तुम्हें क्रेडिटर को देना पड़ेगा, हाँ जो क्रेडिटर को बिल का पैसा देना उसके लिए बीपी जनरेट कर लो, अब क्रेडिटर वाली लायबिलिटी कैंसिल कर दो, बीपी वाली लायबिलिटी जनरेट कर लो। जब मैं बीपी अकाउंट बनाऊंगा वहां पर लायबिलिटी शो होगी 1,000 रुपए, क्रेडिटर तो कम हो गया ना पर बीपी बढ़ गया, लायबिलिटी नहीं खत्म हुई, लायबिलिटी एक अकाउंट से कैंसिल हो गया दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ये हुआ है। क्रेडिटर अकाउंट से कैंसिल हुई रिन्यूअल करने पे, जैसे बीपी नया बनाया, नया बीपी बनाया, क्रेडिटर कैंसिल हो गया और नई लायबिलिटी जनरेट हुई, कैंसिल हुई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी रिन्यूअल, तो बीपी रिन्यूअल की वजह से क्रेडिटर कम हो गया, एक से खत्म हुई लायबिलिटी पर दूसरी जनरेट होगी, समझने की लायबिलिटी खत्म हो गई। हाँ पर इसमें क्या रहा, इंटरेस्ट किसने क्या करा, इंटरेस्ट बिल के अमाउंट पे नहीं जोड़ा, इस वजह से इंटरेस्ट जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री पास करूंगा इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, अगर बिल के अमाउंट में जोड़ता तो फिर क्रेडिटर खत्म कर देता, फिर इंटरेस्ट को बीपी में जोड़ देता, पर नहीं जोड़ा तो ऐसे क्या होगी, एंट्री वही होगी, इंटरेस्ट लॉस है और टू क्रेडिटर, इंटरेस्ट पे करना है, करना नहीं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मानते करना है, ठीक है, कैश कोई पे नहीं मानते, तो इंटरेस्ट पे करना है तो इससे क्रेडिटर बढ़ गए होंगे, तो मैंने लिखा 100 रुपए। अब बताओ क्लियर है या नहीं, चलिए ये दो एंट्री मैंने आपको क्लियर कर दी पूरी। कह रहा सन्ड्री चार्जेस पेड फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल, कह रहा बिल डिसऑनर करने पर आपने कुछ चार्जेस पे करे, वो जा रहे हैं, मैंने लास्ट में लिया था 7वें एंट्री में अभी बताया था कि इंटरेस्ट एंड चार्जेस, इंटरेस्ट तो हो गया बिल रिन्यूअल करने वाला और चार्ज हो गया कि आपने डिसऑनर पे करा तो आपने चार्जेस पे करे, और जब आप चार्जेस पे करोगे दोस्तों तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर पे बढ़ जाएंगे, चार्जेस पे करोगे, पे करे नहीं है, पे करोगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे ना, हमको पे करना, लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ जाएगी, इनका चार्जेस पे करेंगे क्योंकि आपने बिल डिसऑनर
बीपी डिसऑर्डर होने की वजह से आपने चार्जेस ले लिए, तो वो चार्जेस 100 रुपए से क्रेडिटर पड़ेगा, मुझे और पे करना पड़ेगा आपको। क्लियर है या नहीं है? आगे एंट्री देखिए। टोटल सेट ऑफ इन डेटा लेजर, सेट ऑफ इन का मतलब ट्रांसफर एंट्री, सेट ऑफ का मतलब ट्रांसफर एंट्री है। सेट ऑफ का मतलब मेरे भाई ट्रांसफर एंट्री है, कि मतलब डेटर से सेट ऑफ करा दिया है, टोटल डेटा सेटअप हो गया है 3000 पे डेटा सेटअप है, मतलब डेटा कम रहा होगा, और मान लो मेरे को क्रेडिटर एक पर्सन से लेना होगा 4000 रुपए और उसी पर्सन को देना होगा 3000 रुपए, तो उस 3 से 3 सेटअप कर दिया मैंने, ये कह रहा है। तो दैट इज फॉर ट्रांसफर एंट्री। और बताओ ट्रांसफर एंट्री होती है तो क्या होता है, डेटर भी कम होता है, क्रेडिटर भी कम होता है। ये वाली एंट्री होती है ट्रांसफर होती हो तो डेटर भी कम, क्रेडिटर भी कम। एंट्री बताओ क्या रिकॉर्ड होगी, एंट्री बताओ क्या होगी, डेटर भी कम, क्रेडिटर भी कम, क्या एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री पास करके यहाँ पर लिख लेना। ट्रांसफर एंट्री सेटअप कर दिया डेटर से, इसका मतलब डेटर कम हो गया और क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और किसकी वजह से, डेटर अकाउंट की वजह से। ठीक है, डेटर अकाउंट से। अगर सेल बैलेंसिंग करूंगा तो क्या होगा, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक और एंट्री भी होती है इसकी, दो एंट्री, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर दूसरी एंट्री होगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर लेजर। देखो जनरल से कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो अलग अलग करके शो करते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर लेजर ये एंट्री जो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो करनी है क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर, क्योंकि अभी डाटा तो बना नहीं रहा मैं, तो क्रेडिटर टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्रेडिटर लेजर क्या हो गया, वो बढ़ गया है, इसकी वजह से जनरल लेजर की वजह से, तो कहां ट्रांसफर होगा, यहाँ पर। आपको समझ लेना, आप समझ लेना, ट्रांसफर एंट्री कभी भी बिना बिना सोचे मत करना, बात बिना सोचे मत करना, क्योंकि डेटर में ट्रांसफर एंट्री यहाँ आती है, क्रेडिटर में ट्रांसफर एंट्री यहाँ आती है, उसके लिए एंट्री पास कर लेना क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर टू डेटर। और बताओ ट्रांसफर होने से, सेट ऑफ होने से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल। और डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, डेटर भी कम होगा, डेटर को कम करने के लिए करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट में आता है वो डेटर में आता है। तो ट्रांसफर एंट्री से क्रेडिटर कम हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ। और यहाँ क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ लिखूंगा ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर लिख दो, समझ जाएगा ये ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर ट्रांसफर, या फिर लिखो सेट ऑफ, जो भी क्वेश्चन में लिखा होता वो लिख दो ऑनलाइन। और कितना ट्रांसफर, रिन्यूअल बताओ कितने का होता है, 1000 रुपए का, और ट्रांसफर कितने का हुआ बताओ, 3000। ट्रांसफर की तो एक ही एंट्री है भाई, समझना है कि ट्रांसफर से डेटर भी कम होता है, क्रेडिटर भी कम होता है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को डेबिट कर, दोनों को खत्म कर देंगे, कम करने के लिए दोनों का नीचे देखेंगे। अगर डेटर है तो डेटर खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, अगर क्रेडिटर है क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। लो उतार लो भाई, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस शीट, और मैंने लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। और मैंने कहा था आपको क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाएगा जब इन दोनों में से एक बैलेंस गिवन हो, क्योंकि हम एक ही बैलेंस निकाल सकते, दो नहीं। अब देखो कौन सा बैलेंस गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है 31 मार्च, सन्ड्री क्रेडिट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब किस साइड होगा, क्रेडिट साइड में, इस साइड याद रखा आपको। सन्ड्री क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कौन सा साइड है भाई, इसका मतलब है आपके पास उधर बैलेंस पे लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, देखो एक बार क्या लिखा है, हाँ डेबिट बैलेंस है ना, डीआर लिखा हुआ है डेबिट। तो अगर डेबिट बैलेंस हो उसका मतलब क्या है, ये वाला कैशियर वाला, क्योंकि बीआर अगले साल यहाँ आएगा ना, टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस का मतलब ये हो गया 4000, ये हो गया डेबिट बैलेंस, तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जब हमारा डीआर होगा तो सीडी वाला क्रेडिट में रहेगा, ये वाला, ये क्लियर हुआ है नहीं, वो बता दो सर, ये मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ आपको, सर ये क्लियर हो चुका है बस, अब मैं थक गया इसको। डेबिट साइड का टोटल कर देंगे सर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का 10,000 प्लस 4,000, 40,000 प्लस 2,000 प्लस 200 और प्लस 4,000, ये आपके पास 56,200 आया, 56,200, 56,200। इसको मैच कर देंगे, पहले मैच करेंगे 1,000 रुपए, फिर मैच करेंगे 2,000, फिर मैच करेंगे 20,000, मैच करेंगे फिर 3,000, मैच करेंगे 2,000, मैच करेंगे 4,000, फिर 4,000 तक कुछ बैठेगा 20,200। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो 20,200 आया, उसको बोलेंगे बाय बैलेंस शीट। ये कौन सा बाय बैलेंस बीडी, ये कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बीडी कहाँ आया, हमेशा बैलेंस किसका देखा जाता है, बीडी का देखा जाता है, ये कंफ्यूज मत होना बस, सिंपल। अगर बोला है क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट साइड पर आएगा, तभी अगले साल डेबिट होगा, क्लियर है। ठीक है, अगला इसके नीचे वाला अकाउंट कर लोगे ना आप, क्या करोगे, इन डेटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या आएगा, क्रेडिटर लेजर, इसकी जगह पर क्या आएगा, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, ये आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये चीज मैं हमेशा मत दूंगा। आओ एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम का, और क्लास को सफल करते हैं आज की। एक तो क्वेश्चन है लास्ट में, ये आपके पास होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन,
अच्छा टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है सिर्फ, टोटल क्रेडिटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2013 फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा गिवन डाटा। अच्छा यहाँ पर सिर्फ आपको क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन करना है, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट, नो डेटलाइजेशन, नो क्रेडिटलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन करना है, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट सिर्फ मेंटेन करना है। क्या होता है क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन करना? सिंपल, ना टाइटल लेजर ना हेड बनेंगे, टू जनरल लेजर टू जनरलाइजेशन दोनों साइड, ठीक है। क्रेडिटर लेजर अकाउंट को मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया? अभी देखते करा दो, पहले इसको दो, ये होमवर्क में। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम का पहला। कहता है मिस्टर अनुभव गोयल कीप हिज लेजर ऑन सेल्फ बिल्डिंग सिस्टम। मिस्टर अनुभव गोयल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान समझना, कर नहीं पाओगे गारंटी है मेरी, ये फेल नहीं कर सकता क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान समझना। मिस्टर अनुभव गोयल कीप हिज लेजर ऑन सेल्फ बिल्डिंग सिस्टम, द फ्लोइंग पर्टिकुलर आर एग्जैक्ट फ्रॉम दिस बुक, पर्टिकुलर एग्जैक्ट फ्रॉम हिज बुक। Goods returned to Mr. Train 1200 रुपए। The goods were originally purchased for cash in the month of February 2015। ओके, ऐसे समझाओ क्या मतलब है? क्या है? You are required to prepare creditor ledger assessment account will appear in the general ledger assessment account for the month of the March 2015। तो कह रहा है मैं क्रेडिटर लेजर एस्टिमेट अकाउंट बनाऊं जनरल लेजर के अंदर, मतलब एक ही बनाना है जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर। मैंने देखो बनाकर तैयार कर रखा है, आप भी फॉर्म बना लो जैसे इन जनरल लेजर क्रेडिटर लेजर एस्टिमेट अकाउंट, यहाँ लिखते टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, यहाँ सॉरी बाय का आएगा टू बैलेंस, यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी, यहाँ आएगा टू बाय बैलेंस बीडी, दोनों का लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे बताओ? क्रेडिटर लेजर में क्या वर्ड यूज होगा? टू, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज होगा, ठीक है, और क्रेडिटर लेजर में बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होगा। भाई ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, आप इसमें से निकाल नहीं पाओगे। यहाँ पर देखो पता है आपको बैलेंस बीडीसीडी नहीं है, यहाँ पर बैलेंस बीडीसीडी नहीं दे रहा था, पर यहाँ पर अंदर बैलेंस बीडीसीडी है इसके अंदर, अब बताओ सामने देता है। अब बच्चा कह नहीं पाएगा, वो डायरेक्ट छपता रहेगा। अब इस बात को ध्यान सकते हैं ना, ये महीना है मार्च का और इसमें डेट दे रही है फरवरी की, फरवरी की डेट दे रही है। इसका मतलब पिछले महीना, इससे पहले जो महीना हुआ फरवरी, ये करंट महीना, फरवरी के महीने में कुछ बच जाता है वो क्लोजिंग होगा, तो इस साल का ओपनिंग माना जाएगा। बताओ भैया, अगर फरवरी के महीने में कुछ क्रेडिटर को पेमेंट करने से बच जाती है तो इस साल ओपनिंग माना जाएगा ना क्रेडिटर, ये नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। और इस साल अगर कुछ बच जाता तो अगले साल के लिए ओपनिंग माना जाएगा। तो मतलब अगर फरवरी के महीने में कुछ क्रेडिटर बच गए जिनको पेमेंट करनी रह गई, तो मतलब बैलेंस शीट बच गया, बैलेंस शीट बच गया। किसका? क्रेडिटर का, मतलब मुझे क्रेडिटर को पैसे देने थे पिछले महीने तक, तो इस पिछले साल जो सीडी था वो इस साल बीडी बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। और पिछले साल जो बीडी था वो इस बार सीडी बनेगा, जो सीडी का डेबिट साइड में उस साल बीडी बनेगा क्रेडिट साइड के अंदर। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फरवरी के महीने की डिटेल आपको कुछ बता रही हो, वहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको कहा जाए कि फरवरी के महीने की पेमेंट इस साल इस महीने हुई है, इसका मतलब समझ लो आप, फरवरी के महीने की पेमेंट इस महीने हुई है, इसका मतलब समझो आप। ये 1 फरवरी है, ये मान लेते 28 फरवरी है, और ये 1 मार्च आ गया, और ये आपके पास 31 मार्च आ गया। फरवरी में किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना था 2500 रुपए, और वो इस महीने पेमेंट हो रही है, पे इस महीने हो रहा है, इसका मतलब इसके एंड तक 2500 रुपए बकाया है या नहीं है? बकाया। तो मतलब साल के एंड में क्लोजिंग क्रेडिटर कितने बच जाएंगे? 2500 के। अगर साल में क्लोजिंग क्रेडिटर 2500 के तो साल के शुरू में 2500 दिख रहे होंगे। क्लियर हो रहा है क्या? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि पिछले महीने की पेमेंट इस महीने हो। अगर पिछले महीने की पेमेंट इस महीने हो रही है मार्च के बाद, फरवरी की पेमेंट मार्च में हो रही है, तो फरवरी के एंड में क्रेडिटर बच गए होंगे, क्योंकि अगर 2500 मैंने पे नहीं करे तो एंड में बच गए होंगे। अगर इस महीने पे कर रहा हूँ तो इस महीने बच गए होंगे, बच गए। तो अगर इस महीने क्लोजिंग है तो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। यस, समझ आ रहा है? कहता है परचेज करा है 1 मार्च को मिस्टर आकाश से 7500, मिस्टर आकाश से 7500 का परचेज करा है, ठीक है। वर्किंग नोट बना रहे ढंग से, वर्किंग नोट बनाएंगे दोस्तों। इसके अंदर मेरे को निकालना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस निकालना है मुझे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट वाला, जो ओपनिंग बैलेंस, देखो बैलेंस बीडी, मतलब डेबिट वाला ओपनिंग बीडी को निकालना है मुझे, डेबिट वाला बीडी। और ओपनिंग बैलेंस निकालना है क्रेडिट वाला, मतलब मुझे कितना पे करना है। डेबिट वाला बीडी का मतलब मुझे क्रेडिटर से लेना है, और क्रेडिट वाला बीडी का मतलब मुझे क्रेडिटर को पे करना है। अब मेरी बात समझना, मिस्टर आकाश से 4500 रुपए नहीं 7500 रुपए का
हमने इस महीने परचेज करा पहली तारीख, ठीक। इस मिस्टर आकाश से हमने 7500 का इस बार परचेज करा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन लगा लो, बाद में उतार लेना, कोई जरूरी नहीं उतारना। 7500 रुपए का मिस्टर आकाश से सामान खरीदा, 7500 का मिस्टर आकाश से क्या खरीदा, सामान खरीदा, परचेज करा उधार पर, तो लाइबिलिटी बन गया इस महीने के साथ महीने के शुरू में। अभी लेना पड़े यार, पेड 3000 रुपीज, मिस्टर आकाश को 3000 पे कर दिए, आफ्टर एडजस्टिंग इनिशियल एडवांस इन फुल टू मिस्टर आकाश, आफ्टर एडजस्टिंग इनिशियल एडवांस। जब मैं ये गुड्स खरीद रहा था, गुड्स खरीदते टाइम या फिर उससे पहले मैंने कहीं एडवांस दिया होगा, गुड्स खरीदते टाइम या उससे पहले मैंने कहीं एडवांस दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 7500 के गुड्स खरीदे, ठीक है, ये मैंने 7500 के गुड्स खरीदे और फिर मैंने उसी क्रेडिटर को एडवांस भी दिया और मैंने कहा देख भाई, जो तुझे 7500 एक तारीख को जो 7500 खरीदे है ना गुड्स, वो 7500 नहीं दूंगा, कुछ में से मैं एडवांस अपना एडजस्ट करने के बाद 3000 पकड़ा दूंगा। तो आप मुझे बताओ एडवांस कितने का? दोबारा सुनो, 7500 रुपए का सामान खरीदा मैंने आपसे, मैंने आपसे 7500 का सामान खरीदा एक तारीख को साल के शुरू में, महीने के शुरू में खरीदा और मैंने आपसे कहा कि भाई देखो 7500 का सामान खरीदा है, पर मैं आपको 3000 दूंगा और अपना जितना भी मैंने आपको एडवांसेस दिया है वो एडवांसेस मैं एडजस्ट कर लूंगा। इसका मतलब 7500 का आपसे सामान खरीदता हूँ, आपको पैसे सिर्फ 3000 देता हूँ और कहता हूँ एडवांस एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब क्या, एडवांस कितने का है? 4500 रुपए का। एडवांस कितने का है? 4500। मतलब महीने के शुरू में मेरा एडवांस कुछ क्रेडिटर के ऊपर था, मतलब ये कहीं ना कहीं पिछले महीने का होगा या उससे पिछले महीने का होगा, कहीं भी होगा, पर महीने के शुरू में मेरा कहीं ना कहीं एडवांस था। तभी तो एडवांस अगर महीने के शुरू में है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उससे। आज मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई मैं तेरे 7500 का सामान खरीदूंगा तो मुझे तो कितने देने? 7500 रुपए। पर मैं कहूँ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को देखो एडवांस भी पे करना है, मुझे देखो एडवांस भी पे, सॉरी पे नहीं, पे करा था, देखो एडवांस दे रखा था पहले से, मैं वो एडवांस हटा दूंगा, बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो पे कर दूंगा। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि मैंने एडवांस कितना दिया था साल के शुरू में, महीने के शुरू में या पिछले महीने के एंड तक। तो मैंने कहा 3000 वो हटा दो जो आपको पे करना है, और जब आप 3000 हटा दोगे जो रिमेनिंग बच जाएगा 4500 रुपए, ये आपने एडवांस दिया होगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 3000 रुपए पे करें आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एडवांस इन द फुल टू अप मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश को एडवांस दे रखा था, मतलब मिस्टर आकाश से मुझे एडवांस के पैसे लेने थे। मतलब क्या है ये मेरा, क्या है मेरा, ये वो क्रेडिटर जिनसे पैसे लेना है। तो बीडी आएगा, सीडी आएगा, सीडी तो होता है जो देना होता है, तो सीडी कह रहा हूँ, क्रेडिट साइड में तो वो आता है जो देना होता है, डेबिट साइड में वो आता है जो लेना होता है। तो 4500 रुपए में कहूंगा, 4500 रुपए में कहूंगा, 4500 यहाँ डाल के कहूंगा सर ये मैंने एडवांस दिया था, ये मैंने एडवांस दिया था, 4500 का मैंने एडवांस दिया था और 4500 का एडवांस दिया था, इसको मैं डिडक्ट कर लूंगा और डिडक्ट करने के बाद जो मैंने इस साल 7500 रुपए का, इस महीने 7500 का सामान खरीदा, मैंने कितना खरीदा है? क्रेडिट परचेज कितनी करी है? 7500 रुपए। लिखना नहीं है क्रेडिट परचेज 7500 रुपए, लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ। क्रेडिट परचेज कितनी करी? 7500 की। उस 7500 में मैं 4500 वाला एडवांस एडजस्ट कर रहा हूँ और जो रिमेनिंग दिख रहा है वो दे दूंगा। अभी क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? इसका मतलब वो 7500 का सामान खरीदता है और देता 3000 है, कहता है एडवांस जो दिया था ना मैंने आपको वो एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जो एडवांस दिया था क्रेडिटर को वो ओपनिंग एडवांस है। इसका मतलब ये एडवांस जो होगा वो डेबिट होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मुझे लेना है या देना है, लेना है तो ऐसा करने से डेबिट होता है। अब देना है देना, अब ये निकालता हूँ क्रेडिट वाला, अब मैं निकालता हूँ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट वाला, डेबिट वाला निकाल लिया, क्रेडिट वाला देखता हूँ। तो अब ये एंट्री करो, कह रहा है पेड 2500 रुपए टू मिस्टर देव टूवर्ड द परचेज मेड इन फरवरी इन फुल। क्या फरवरी में मिस्टर देव से कुछ खरीदा था। अब दो क्रेडिटर है यहाँ पर, क्रेडिटर कितने हैं? दो, एक आकाश है, एक देव है और भी बहुत सारे आएंगे। तो क्रेडिट परचेज के अंदर मैं इकट्ठा डालूंगा, इकट्ठा पेमेंट डालूंगा, कितनी टोटल परचेज करी है, एक अलग अलग डालूंगा। क्रेडिट परचेज एक बार पे एक अकाउंट डालकर क्रेडिट परचेज लिखकर जितनी बार क्रेडिट परचेज करी है इस महीने उसका पूरा इकट्ठा अमाउंट डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है पर ध्यान से समझना। 2500 रुपए मिस्टर देव से खरीदे गए थे 2500 का सामान इन द मंथ ऑफ फरवरी। पिछले महीने 2500 रुपए का सामान खरीदा और वो इस महीने 10 तारीख को पे करा है। इसका मतलब पिछले महीने तक मेरी लायबिलिटी रहा होगा 2500 पे करने की, पिछले महीने तक मेरी लायबिलिटी रहा होगा। मतलब फरवरी के महीने में देव से यहाँ पर परचेज करा 2500 रुपए और पेमेंट मार्च के महीने में 10 मार्च को पेमेंट करी। इसका मतलब पेमेंट यहाँ हुई अगर 2500 की, पे यहाँ करे 2500 रुपए, तो मतलब साल के एंड में 2500 रुपए क्या रहा होगा? आउटस्टैंडिंग रहा होगा, लायबिलिटी बनी होगी। तो ये हो गया क्लोजिंग क्रेडिटर, ये हो गया ओपनिंग क्रेडिटर। इसका मतलब बैलेंस शीट मुझे कितना मिल गया? 2500 रुपए ओपनिंग बैलेंस मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे साल के शुरू में देव को 2500 रुपए देने, मतलब मेरी टोटल साल के शुरू में कितनी लायबिलिटी क्रेडिटर की? 2500 रुपए। क्या क्लियर है या नहीं? क्लियर।
अगर ये दो बातें क्लियर होगी तो आगे बढ़ेंगे। पेड एडवांस टू मिस्टर गिरधर, गिरधर को 6,000 रुपए का एडवांस दिया। अच्छा, गिरधर को 6,000 रुपए का एडवांस दिया दोस्तों, ओके ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैश पेड करा है गिरधर को, तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी कैश पेड की। मैंने कहा देखो कैश पेड की हेडिंग बना दी। एक तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6,000 रुपए जो एडवांस दिया, ओके सर। इसके बाद उसके बाद साढ़े 6,000 से पहले तो वो लिखूंगा 3,000 रुपए जो मैंने कैश पे करा है, याद है। आकाश को 3,000 रुपए तो दिए थे, फिर 2500 देव को करे थे, वो तो पे करे ही है इस महीने, वो दे देंगे। 2500 देव को दिए थे और 6,000 भी गिरधर को देंगे, तो टोटल कैश कितना पे करा मैंने, तो टोटल कैसे कम हो जाएंगे, कैसे कम हो जाएंगे, क्या पे करे नहीं है। अलग अलग मत लिखना, कैश पेड कैश पेड कैश पेड 3 बार लिखने से अच्छा कैश पेड करके एक ही बार कर दो। मैंने 3,000 रुपए दिया आकाश को, पे हुआ, क्रेडिट कम होगा। मैंने 2500 देव को दिया, पिछले महीने के बच गए थे, मैं देव को दिया मतलब 11, अब बैलेंस भी खत्म हो गया होगा। और 6,000 एडवांस दे चुका हूँ, मतलब और बैलेंस भी जनरेट होगा। आ रहा समझ में। तो मैंने कहा लो भाई 3,000 प्लस 2500 प्लस 6,000, ये आगे 11,500, 11,500 अभी तक टोटल कैश पे कर चुका हूँ मैं, 11,500 टोटल। और भी एक मिनट जाओ, भी मत लिखना, क्या पता और भी हो, क्या पता और भी हो दोस्तों, मैं चेक तो कराएंगे और चेक करो। परचेज गुड्स करें, रिटर्न गुड्स करें, सेटलमेंट हुई, हाँ सेटलमेंट हुई मिस्टर आकाश, गुड्स परचेज पे, हाँ सेटलमेंट हुई है दोस्तों, ये यहाँ पर है सेटलमेंट, उसमें डिस्काउंट दिया 5%। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे भी परचेज, क्रेडिट परचेज की क्या क्या खरीदा मैंने एक तो सामान खरीदा 7,500 रुपए का, एक सामान खरीदा 7,500 का इस महीने, तो मैंने कहा इस महीने तो मैंने सामान खरीदा 7,500 का, वो मैं लिखता हूँ, या मैंने लिखा 7,500, ठीक है सर। इसके बाद गिरधर वाली एंट्री होगी थी, फिर परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर आकाश से फिर 6200 का सामान खरीदा। मैंने कहा लो आकाश से फिर 6200 का सामान खरीदा, लो और क्या करा, रिटर्न गुड्स वर्थ 1,000 रुपए तो मिस्टर आकाश, 1,000 रुपए रिटर्न कर दिए गुड्स, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न लिख दो, यानी तो रिटर्न रिटर्न करने से डेटर कम हो जाते हैं, 1,000 रुपए तो बाहर दिए थे, एक अकेला ही है। उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट बैलेंस ड्यू टू मिस्टर आकाश एट डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का डिस्काउंट दिया, बट पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना मेरे को आकाश को पैसे देने थे। सबसे पहले ड्यू फ्रॉम आकाश, ड्यू टू आकाश, ड्यू फ्रॉम आकाश, आकाश का ड्यू हमारे ऊपर, ड्यू फ्रॉम आकाश। आकाश को कितने पैसे देने, मैंने कहा सबसे पहले आपने परचेज करी थी, पहले आपने परचेज करी, टोटल परचेज करी थी, टोटल परचेज आपने 7,500 का सामान खरीदा, फिर उसके बाद 6200 का सामान खरीदा, बिल्कुल यहाँ पर आपने पहले 7,500 का सामान खरीदा आकाश से, फिर 7,500 का, फिर 6200 का, तो टोटल परचेज कितनी की होगी बता दो। मैंने कहा सही है, लो बड़ा सिंपल है, 7,500 प्लस 6200 कितना आएगा भाई, 13,700 रुपए। आपने जो 13,700 का आपने क्या करा, परचेज करी टोटल, ठीक है। अब 13,700 का परचेज करी, किसमें से आप लेस करोगे, क्या पहले आप लेस करोगे कि आपने कितना पेमेंट कर दिया, पे कितना कर दिया, फिर आपने पहले 3,000 पे करा, फिर लेस करेंगे इनिशियल एडवांस एडजस्टेड, इनिशियल एडवांस एडजस्टेड, फिर इनिशियल एडवांस भी तो एडजस्ट करा है, कितना 4500 हो गया था, तो अभी और कितना पे करना है, क्या फिर आपने कुछ कुछ रिटर्न भी करे, कैसे रिटर्न भी करे थे मैंने कुछ, अब रिटर्न करके कितना रिटर्न करे, 1,000 रुपए के। अब मुझे पता चलेगा ये अमाउंट मुझे पे करना है, मतलब अमाउंट पेबल टू आकाश, अमाउंट पेबल टू आकाश, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट पेबल टू आकाश, calculating the amount payable to Akash, calculating the amount payable to Akash, कितना मुझे आकाश को पे करना है ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ कितना करना है, मैंने कहा 13,700 में से पहले तो मैं 3,000 माइनस करता हूँ, फिर 4500 माइनस करता हूँ, फिर 1,000 को 200 से करता हूँ, 5200 मुझे पे करना है आकाश को, कितना पे करना है 5,200 मुझे आकाश को पे करना है, और मुझे 5% का डिस्काउंट लेस करूंगा, यस इसमें मुझे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एट द रेट 5%, दिया नहीं दिया डिस्काउंट, यस 5%, 5% का डिस्काउंट दिया, लेकिन लो भाई 5200 का 5% निकालो कितना होगा, 260 रुपया आया, 5200 का 5% कितना है सर 260 रुपये, ये डिस्काउंट मेरे देने की वजह से अब मुझे नेट अमाउंट पेबल कितना करना है, नेट अमाउंट पेबल कितना करना है दोस्तों, 260 रुपये माइनस कर देंगे 5200 में से, तो 4950, ठीक है। मुझे तो ये चाहिए था डिस्काउंट कितना देना था, मुझे तो ये चाहिए था ना कितना डिस्काउंट देना था, मैं डिस्काउंट निकालने के लिए कैलकुलेशन करी थी, मेरे मुझे नेट पेबल नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था मेनली कि डिस्काउंट तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि नेट अमाउंट जितना बच गया उस पर डिस्काउंट मिलेगा ना, जितना बच गया, तो पहले मैंने बचा कितना निकाला, फिर डिस्काउंट ले, फिर नेट की पेमेंट करनी पड़ेगी। 260 रुपये का डिस्काउंट देने से क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, हम डिस्काउंट अलाउ, क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ, और उसके लिए क्या बनाया, वर्किंग के लिए देंगे 260, 5200 कैसा आया समझ में आया कि भाई 13,700 टोटल परचेज करी थी, इनिशियल एडवांस माइनस करा,
पेड करके तो हटा दिया, हटाने के बाद जो फिर 1000 रुपए गुड्स रिटर्न करे और जो बचे वो पेमेंट करनी होगी, उसमें 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, फिर रिटर्न पर पे करना है आपको। क्लियर है नहीं है? सर क्लियर है। इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ग्रेडर अगेंस्ट द एडवांस पेड ऑलरेडी, जो एडवांस पे करता 6000 उसके गुड्स भी खरीद लिए गए हैं। ओके सर, ओके तो गुड्स परचेज कर लिए, तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज कर लिया या कैश परचेज करा? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो जो एडवांस दिए थे उसको परचेज कर लिया। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो सही, सेट ऑफ करने के लिए मैं 6000 यहाँ डाल दिया, 6000 डालने के बाद यहाँ पर 6000 यहाँ पे तो डालूंगा कि सेट ऑफ फिर कराऊंगा कि भाई जो एडवांस दिया था उसकी खरीद लिया, अब खत्म हो गया बराबर। नहीं तो अगर मैं यहाँ 6000 ही डालता और यहाँ पे ये समझ के कि कैश तो पे हो चुका है तो कैश परचेज नहीं आएगी, पर सोचो अगर यहाँ 6000 डालते तो एडवांस अभी भी रहता। इस एडवांस को खत्म करने के लिए मुझे डेबिट क्रेडिट शेड्यूल में डालना पड़ेगा। कहूंगा देखो परचेज करी थी और उसका एडवांस पे हो चुका, खत्म हो। नलीफाई करने के लिए डाला है, नलीफाई करने के लिए। कैश परचेज समझ के नहीं डाला दोस्तों, नलीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर मैं 6000 यहाँ नहीं डालता तो यहाँ से 6000 बढ़ जाता मतलब एडवांस अभी भी है, जबकि एडवांस खत्म हो चुका है, जिससे खरीद लिया सामान गया। इसलिए इस एडवांस को खत्म करने के लिए, इस एडवांस का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, इफेक्ट नलीफाई करने के लिए ही डाला गया है 6000 में। कैश परचेज समझ कर ही डाला, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 6000 नहीं डालता तो डेबिट साइड 6000 से बढ़ जाती, और डेबिट साइड 6000 बढ़ती तो लगता है क्यों बढ़ी है, मैंने तो एडवांस दिया था, तो एडवांस को खरीद तो लिया था, तो एडवांस की चीज का हटाओ। समझ में आ रहा है? तो 6000 को यहाँ से मैंने हटाने के लिए डेबिट क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ना। परचेज गुड फ्रॉम नथन 3500 में, नथन से कुछ खरीदे, तो ये एक बार इसको मैं हटा दो, ये लिख दिया आपने, तो 3500 के और गुड्स खरीदे रहे, तो यहाँ पे मैंने इसको और ऐड करा 3500, तो टोटल गुड्स परचेज मेरे को मिल गया 3500। ये भी परचेज ही है, क्रेडिट परचेज में डाला क्योंकि इसका एडवांस आ गया था तो नलीफाई करने के लिए डाला, तो टोटल परचेज नहीं, जितना एडवांस देता हटा दिया। ठीक है? तो ये गलती मत करते ना क्रेडिट परचेज समझकर, क्योंकि अगर क्रेडिट परचेज नहीं डालो तो लॉजिक समझो ना उसका पीछे का, कि अगर क्रेडिट परचेज नहीं डालते तो उसका लॉजिक पीछे का क्या है कि डेबिट साइड बढ़ जाएगी एडवांस समझकर, कि एडवांस तो सेटअप हो चुका, तो किस बात का एडवांस के लिए डेबिट बढ़ा रहे हो आप? इसलिए एडवांस जो डेबिट में डाला है वो बढ़ रहा है, तब तक एडवांस ठीक है जब तक हमने उससे खरीदा नहीं। अब खरीद लिया तो किस बात का एडवांस? सेटअप कराओ उसको, तो सिर्फ डेबिट करके नलीफाई करने के लिए 7500 प्लस 6200 प्लस 6000 और प्लस 3500, यह आ गया 23200 रुपया टोटल आपके पास, 23200 आपका टोटल आ गया दोस्तों। ठीक है? और एक लाइन आपको पढ़ाना भूल गया, मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे एक लाइन पढ़ाना भूल गया, मेरी गलती हो गई। 24 तारीख को एक लाइन लिखी थी आकाश के बारे में, कहता है सेटल्ड द बैलेंस ड्यू टू आकाश। आकाश पे जो बैलेंस ड्यू है वो सेटल कर चुके डिस्काउंट देने के बाद। मतलब क्या बैलेंस है? ज्यादा बैलेंस। मतलब ये नेट अमाउंट पेबल अब सेटल्ड हो गया है। सेटल्ड हो गया मतलब पेड हो गया है, सेटल कर दिया। जो बच गया था ना बैलेंस, डिस्काउंट देने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो सेटल हो जाएगा। लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा? ठीक है, मैं वो डिस्काउंट का बैलेंस जल्दीबाजी में करा दिया, पर यहाँ पर क्या है? सेटल्ड द बैलेंस ड्यू टू मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश को जो पैसा देना था, बैलेंस डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस देना है 4940 का, वो अब सेटल हो चुका है। पैसे पे हो चुके हैं। जब पैसे पे कर दूंगा तो डेटर बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक अमाउंट हो गया था, ये रुपये यहाँ पर लिखूंगा। तो दोबारा लिखता हूँ 3000, 2500, 6000 और 4940। क्लियर है नहीं है? लो है। तो 3000, 2500, 6000, 4940, 16440, 16440। ठीक, आगे बढ़े, देखते लास्ट लाइन क्या लिखी। और लास्ट में लिखी है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर प्रेम। बताओ कहां पर आया? मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मजा आ रहा है मुझे। गुड्स रिटर्न टू प्रेम, बताओ कहां पर आएगा ये? गुड्स रिटर्न टू प्रेम, प्रेम को गुड्स रिटर्न कराएगा, कहाँ आएगा बताओ? कहां पर आएगा? आएगा? कहीं नहीं आएगा। ये एंट्री पास करेंगे ही नहीं। क्यों सर? क्यों एंट्री पास नहीं करेंगे? मैंने कहा इसलिए क्योंकि दिस गुड्स वर ओरिजिनली परचेज फॉर कैश इन द मंथ ऑफ फरवरी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये गुड्स जो रिटर्न करे हैं ना भाई, ये तो कैश में खरीदे थे। अब जब कैश में खरीदे थे तो पिछले महीने भी नहीं आए होंगे, और जब रिटर्न करेंगे तो कैश बुक में जाएगा ना, ये यहाँ तुम आएगा। जो गुड्स कैश में खरीदे हैं जब उसको रिटर्न कराऊंगा तो क्रेडिट में भी जाएगा भाई। जब मैं गुड्स क्रेडिट में खरीदता और उसको रिटर्न करता तभी तो क्रेडिट प्रूफ में आता, तभी तो क्रेडिट लेजर में आता। जब मैं गुड्स ही क्रेडिट परचेज में खरीदा था, जब मैंने गुड्स क्रेडिट परचेज कैश में खरीदा, सॉरी, जब गुड्स मैंने ओरिजिनली खरीदा फरवरी में कैश में खरीदा, तो रिटर्न भी किसमें करा? मैंने कैश बुक में करा। जब मैं कैश में खरीदते टाइम गुड्स को जनरल लेजर में रिकॉर्ड करा था, तो रिटर्न करते टाइम पे जनरल लेजर में रिकॉर्ड करूंगा। और क्योंकि एक ही दोनों इफेक्ट एक ही लेजर में हो रहा है, इसलिए नो एंट्री रिक्वायर्ड। अगर मैंने बताया था कॉन्ट्रा एडवर्स एंट्री, सॉरी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस, तब दो एंट्री जरूरी नहीं होती करना। तो नोट्स लिखा था सर, मैंने नोट लिखा इसके बारे में। क्लियर है या नहीं ये बता दो सर, समझ में आया?
कि जो चीज मैंने कैश में खरीदी है वो चीज तो कहाँ आई होगी, जब मैं मान लो मैंने गुड्स परचेज करा कैश में, बताओ कहाँ एंट्री पास। सबसे पहली क्लास देखो बेसिक की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बताओ कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट लेजर में, क्रेडिट लेजर में, जनरल लेजर में, जनरल लेजर में। ठीक है सर, जब मैंने गुड्स खरीदते टाइम जनरल लेजर में रिकॉर्ड करा था, अब गुड्स रिटर्न करते टाइम भी तो जनरल लेजर में रिकॉर्ड करूंगा, तो गुड्स रिटर्न की एंट्री दोनों जनरल लेजर में रिकॉर्ड होगी। वो मुझे कैश वापसी देगा, मैं गुड्स वापसी कर दूंगा, मतलब मैं अपनी परचेज कम कर दूंगा और मुझे कैश वापसी दे देगा। एंट्री पता क्या होगी इसकी, पहले खरीदने की एंट्री होगी परचेज टू कैश। ठीक है, मान लो कितने खरीदा, 1200 के इकट्ठे खरीदे, 1200 के खरीदे, मैंने कहा गुड्स रिटर्न ले जाओ, तो मैंने अपनी परचेज कम कर दी और कैश, बताओ यहाँ पर कहीं क्रेडिट डेटर आया, एंट्री गुड्स रिटर्न की होगी कैश के टाइम पे, कैश वापसी देगा वो मुझे और परचेज कम कर दूंगा। अगर उधार पे खरीदा होता ना, तब मैं कहता कि डेटर क्रेडिटर वापसी कम करता, उधार पे खरीदा नहीं, मैंने आपसे जब कैश में लिया गुड्स, और जब मैं आपको गुड्स रिटर्न करूंगा तो आपको जो कैश पे वापसी लूंगा नहीं लूंगा, तो मैं अपनी बुक में क्या एंट्री बात करूंगा, मैंने गुड्स रिटर्न करते टाइम पैसा आया, गुड्स गए, गुड्स जाने पे परचेज कम हो जाएगी और पैसा आने पे कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब ये दोनों ही ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगी, जनरल लेजर में, क्योंकि डाटा क्रेडिटर कवर तो आया नहीं, इसलिए नो एंट्री रिक्वायर्ड, आंसर मैच करते हैं। और आप क्वेश्चन के अंदर ये देखना कि इन दोनों का बैलेंस भी दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होगा, एक क्वेश्चन में यही जरूर कराना चाहता था, टू बैलेंस शीट लिखेंगे, बाय बैलेंस बाय बैलेंस शीट। अगर इन दोनों में से आपको अमाउंट नहीं दे रखा तो आप एक को नील मानेंगे, नील मानेंगे, नील मानेंगे, किसको मानेंगे नील, जरा ध्यान से देखिए, पता चलेगा। पहले देखो किस साल का टोटल जाता है, मैंने कहा किस साल का टोटल 23,200, 23,200 और प्लस 2500, 23,200 प्लस 25,000, इसका मतलब क्या है, 25,700 टोटल आया, टोटल कितना है दोस्त, 25,700, 25,700 टोटल आया, और वही टोटल मैंने यहाँ लिया 25,700, तो किसका बैलेंस निकला, इसका बैलेंस निकला, तो अगर नहीं दे रखा तो इसका नील है। दोबारा समझ लो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैंने इसका टोटल करा, इसका टोटल ज्यादा आया, वही टोटल मैंने यहाँ लिखा, अब इसमें से माइनस करूंगा तो ये निकलेगा ना मेरा, ये अमाउंट निकलेगा, अगर ये अमाउंट निकलेगा तो ये नहीं दे रखा, ये है ही नहीं, जीरो है, नील है, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। मैंने कहा जो एडवांस मैंने क्रेडिटर को दिया था वो मैंने इनिशियल एडजस्ट तो कर लिया, अब किस बात का एडवांस बचा उसके पास, तो नील, जो एडवांस मैंने दिया था क्रेडिटर से जो लेना था वो एडजस्ट करा नहीं था मैंने, अब किस बात का एडवांस लूं उससे, और नॉट मैनेजमेंट, फिर मैंने एक और खरीदर को एडवांस दिया था यहाँ पर 6,000 रुपए, वो इससे मैंने खरीद दिया था, कोई एडवांस बचा ही नहीं, जब कोई एडवांस बचा ही नहीं तो किस बात का बैलेंस शीट बचेगा, आ समझ में, तो ये बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं दे रखा इस वजह से, क्योंकि कोई एडवांस क्रेडिटर को बचा ही नहीं। मैंने 45,000 रुपए एडवांस था वो भी एडजस्ट करवा लिया, फिर मैंने खरीदर को 6,000 रुपए एडवांस दिया था, उससे भी मैंने कोई परचेज कर ली थी, कोई 6,000 रुपए लिखा था वहां पर, ठीक है, तो कोई एडवांस बचा ही नहीं, इसका मतलब ये अमाउंट आएगा 25,700 में से माइनस कर देंगे 4500, 16,440, 16,440 माइनस 4500 माइनस 1,000 रुपए और माइनस 260 रुपए, ये आ गया 3500 रुपए। तो मेरे को आपके पास कौन सा बैलेंस दिखा बताना, 3500 का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट साइड में है भले ही तो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, टू बैलेंस बिल्डिंग 3500 का आंसर मैच करते हैं, और टू बैलेंस बिल्डिंग बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस आ गया ना 3500 में, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके रिपोर्ट है। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, वैसे तो क्रेडिटर बनाना है, बड़ी जल्दी बन जाएगा दोस्त, जल्दी कर लेते हैं एक बार इसको, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट, वैसे तो होमवर्क में, चलो होमवर्क है आज तो अभी करो इसको होमवर्क में, और मैं अगली क्लास में आते ही कराऊंगा, ठीक, अभी करो होमवर्क में, मेरे 11 क्वेश्चन होमवर्क में करो, आते ही कराता हूँ अगली क्लास में, क्या करा दूँ, नहीं भैया पहले हम होमवर्क में करेंगे फिर जाके कराऊंगा, ठीक है, मैं अगली क्लास में कराऊंगा, आंसर मैच करना चाहिए तो लेट करना, ठीक है। आज की क्लास में तय करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, मुझे 3 क्वेश्चन कराने, एक ये कराऊंगा, एक को 2 बच गए, कौन से स्टडी मैट पूरा खत्म, मतलब बुक के सारे क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सारे बनाने पड़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 बच गया, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 बच गया, ठीक है, ये 2 बच गए, इसके बाद स्कैनर लूंगा अगली क्लास के अंदर, और स्कैनर को मैं उसके आंसर नीचे दिखाऊंगा और वहीं से वहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस करना आपका काम है दोस्तों, मेरा काम नहीं, मेरा काम है कौन सा को समझाना, कौन सा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मुझे बस स्कैनर इसलिए कराना है क्योंकि एक बार आपको पता चले कि स्कैनर होता क्या है, स्कैनर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या यही क्वेश्चन आते हैं जो आपने कराए या कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी कर लेंगे एक बार, उनको भी कर लेंगे। अब स्कैनर हो जाए, स्टडी मैट हो, कुछ भी कर लो, सारा कर लिया हमने, ठीक है दोस्तों, आज क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।